मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको आपकी बुक में दे रखे हैं, पर काफ़ी शॉर्ट हैं। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक को आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके बुक में दे रखा है आपके ग्रीन हाउस, आपने देखा होगा आपकी शब्दावली में मोनोकल्चर। तो ये मोनोकल्चर क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका मोनोकल्चर किस तरीके की खेती वगैरह होती है उसके बारे में है। तो मोनोकल्चर जो होती है वो आपकी एक समय में एक फसल होती है, जो आपकी पौधे या पशुधन जो आपकी प्रजातियां हैं या उनमें जो विविधता है या नस्ल को खेती या खेती करने का कृषि अभ्यास है। इसी तरीके से जैसे कि मोनोकल्चर है, एक होता है आपका पॉलीकल्चर। यहाँ तक एक ही समय में एक ही स्थान पर एक से अधिक फसल उगाई जाती है। अब इनमें दोनों में डिफरेंट क्या है बच्चों, जो मोनोकल्चर है वो एक समय में एक फसल और पौधे या फिर पशुधन प्रजातियां या फिर विविध या फिर नस्ल की खेती या खेती करने का कृषि अभ्यास है। लेकिन यहाँ पर जो पॉलीकल्चर है वो क्या है, यहाँ पर एक ही समय में एक ही स्थान पर एक से अधिक फसल उगाई जाती हैं। ठीक है, तो मोनोकल्चर का एक विकल्प होता है। ये मोनोकल्चर का व्यापक रूप से अगर हम कहें तो औद्योगिक खेती और जैविक खेती दोनों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रोपण और फसल में दक्षता में वृद्धि की अनुमति है। निरंतर मोनोकल्चर या फिर मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर को मोनोक्रॉपिंग भी कहा जाता है, जहां एक ही प्रजाति वर्ष के बाद वर्ष में उगाई जाती है। ठीक है, इससे कीटों और बीमारियों के त्वरित निर्माण हो सकते हैं और फिर तेजी से फैल सकता है, जहां एक समान फसल रोगजनक के लिए अति संवेदनशील होती है। अभ्यास के पर्यावरणीय प्रभाव के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालने के लिए आलोचना की गई है इसकी। एक बहुसंज्ञक के साथ फसल रोटेशन या फिर अनुक्रम या फिर अंतरिक्ष में या फिर विविधता को समय में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपके बताया गया है ये है आपका, जैसे कि विकासशील देश के अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में से ये एक है। मोनोकल्चर जो है वो आपकी आर्थिक संरचना अक्सर विकसित देशों की ताकत से औपनिवेशिक काल में बनाई गई थी। घरेलू देश के लिए ये आपकी कॉलोनी खाद और कच्चे माल के साथ साथ औद्योगिक उत्पादों के बाजार के लिए आपूर्ति बिंदु था। इस कारण से जो गृह देश ने औपनिवेशिक आपके नीति के रूप में प्राथमिक उत्पाद यानी कि उत्पादन पर जोर दिया और आपका विनिर्माण क्षेत्र के प्रशिक्षण को उपेक्षित या फिर हटा दिया। प्रत्येक कॉलोनी ने राजनीतिक रूप से आज़ादी हासिल की, लेकिन ऐसी आर्थिक संरचना अपने मौलिक परिवर्तन तक नहीं पहुंच पाई और अब इसके वर्तमान में आ गई है। तो हमारे जो विकासशील देश हैं उसमें अपने द्वारा उत्पादित प्राथमिक उत्पादकों की एक छोटी संख्या का निर्यात करके विदेशी मुद्राओं को प्राप्त करके आर्थिक विकास के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन उत्पादकों की जो कीमत है वो अचानक अल्प अवधि में बदल जाती है और लंबे समय तक आयातित आपके औद्योगिक उत्पादकों की कीमत के मुकाबले गिरती है। ये विकासशील देशों की निर्यात आय में उतार चढ़ाव और पर्याप्त हानि लाता है और इसकी विकास योजना में क्या करता है, बाधा डालता है। अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के समझौते इत्यादि द्वारा प्राथमिक वस्तुओं की कीमत को स्थिर करते समय मूल रूप से विकासशील देशों के लिए औद्योगिकरण द्वारा स्वयं सांस्कृतिक आर्थिक संरचना से बचने के लिए ये आवश्यक है। कौन, मोनोकल्चर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हरित गृह। हरित गृह किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस को कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम क्या है आपका, ग्लास हाउस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हरित गृह ग्रीन हाउस को कहा जाता है और इसी का एक अन्य नाम है ग्लास हाउस। ये एक इमारत है जहाँ पौधे लगाए जाते हैं। जैसे कि आपको ये पिक्चर्स दिख रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे अलग अलग तरीके के पौधे हैं, कमल भी हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे ये ऊपर से कैसे कवर्ड है, शीशे से कवर्ड है ना, पूरा शीशे से कवर्ड है, इसलिए हम एक तरीके से इसको क्या कहेंगे, ग्लास हाउस। अब ये जो है ये पिक्चर कहाँ की है भाई, ये पिक्चर है आपकी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग वानस्पतिक उद्यान की है, जहाँ पे विक्टोरिया आपका अमेजोनिका यानी कि विशाल अमेजोन वाटर लिली है। तो ये सारी जो आपके दिख रहे हैं ना, ये सारे वाटर लिली के फूल हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पिक्चर है आपकी, ये देखिए, ये है आपका बेल्जियम ब्रसेल्स का
लेकन के रॉयल ग्रीन हाउसेस। यहाँ पर 19वीं शताब्दी के ग्रीन हाउस जो है वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो ये बहुत ही सुंदर है। ये आपकी ये देखिए, ये ग्रीन हाउस कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट आपका, ये देखिए ग्रीन हाउस, ये है आपका कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में ईडेन परियोजना यानी कि यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस है। तो आपका यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस कहाँ है? आपका इंग्लैंड में ईडेन परियोजना यानी कि कॉर्नवॉल में है। तो ये देखिए, ये आपका ये सारा ग्रीन हाउस है, पूरी तरीके से कवर्ड है। ठीक, अब ग्रीन हाउस क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो चलिए, जैसे कि ग्रीन हाउस विभिन्न तरह की आवरण सामग्रियों जैसे कि कांच या फिर आप कह सकते हो प्लास्टिक की छत, अक्सर कांच या प्लास्टिक की दीवारों के साथ बनी एक संरचना होती है। और ये कैसी होती है? ये गर्म होता है क्योंकि सूर्य द्वारा भेजे जा रहे दृश्य और सौर विकिरण को पौधों, मिट्टी और भवन के भीतर स्थित अन्य चीज़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसमें कांच इस विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। ग्रीन हाउस के भीतर गर्म संरचनाएं और पौधे इस ऊर्जा को फिर से अवतरत में विकीर्ण करते हैं, जिससे कि कांच क्या है? आंशिक रूप से अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, उसके आसपास आप नहीं देख सकते आर पार, और वह ऊर्जा जो है ग्रीन हाउस के भीतर क्या हो जाती है? कैद हो जाती है। प्रवाह के कारण ऊष्मा का कुछ नुकसान होता है, लेकिन इससे ग्रीन हाउस के अंदर जो ऊर्जा यानी कि जो तापमान होता है वह विशुद्ध वृद्धि होती है। इसमें गर्म आंतरिक सतहों के ताप से गर्म हुई हवा को छत और दीवार द्वारा इमारत के अंदर बरकरार रखा जाता है, और इन संरचनाओं का आकार छोटे से शेड से लेकर बहुत बड़ी इमारतों तक हो सकता है। ग्रीन हाउस को कांच के ग्रीन हाउस और प्लास्टिक ग्रीन हाउस के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है, यानी कि ऊपर का जो कवर्ड होता है वो कांच से भी हो सकता है या फिर प्लास्टिक के द्वारा उसको बंद कर सकते हैं। तो प्लास्टिक में ज़्यादातर क्या पाई जाती है? प्लास्टिक में आपकी ज़्यादातर PE फिल्म और PC यानी कि PMMA की कई दीवारें वाली चादरें प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, और कांच के जो होते हैं वो आपके व्यावसायिक ग्रीन हाउस में अक्सर सब्जियां या फिर फूलों के लिए उच्च तकनीक वाली उत्पादन सुविधाएं होती हैं। तो आपके कांच के ग्रीन हाउस स्क्रीनिंग स्थापना और गर्म करने, ठंडा करने, प्रकाशमान करने जैसे उपकरणों से परिपूर्ण होते हैं, और ये एक कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से नियंत्रित भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका, तो यहाँ पर जो है आपके ग्रीन हाउस को कांच और ग्रीन हाउस प्लास्टिक के रूप में आपका ये मैंने बता दिया है। इसके बाद में ग्रीन हाउस के लिए इस्तेमाल किया गया जो कांच है वो हवा के प्रवाह के लिए एक बाधा के रूप में काम करता है, और इसका प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस के भीतर ऊर्जा को बांध कर रखने के रूप में पड़ता है, जो पौधों और उसके अंदर की जो ज़मीन है उनको दोनों को क्या करता है? गर्म करता है, और ये ज़मीन के पास की हवा को भी गर्म करता है। इस हवा को ऊपर उठने और बहकर दूर चले जाने से रोका जाता है। एक ग्रीन हाउस की छत के पास एक छोटी सी खिड़की खोलकर इसका प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि तापमान जो है वो आपका उल्लेखनीय रूप से काफ़ी नीचे आ जाता है। और ये सिद्धांत क्या है? ठंडा करने की आपका ऑटोमेट स्वचालित प्रणाली पर आधारित है। एक अति लघु ग्रीन हाउस एक ठंडे फ्रेम के रूप में भी जाना जाता है। इसको भी याद रखना है कि एक अति लघु ग्रीन हाउस किसके रूप में जाना जाता है? एक ठंडे फ्रेम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आज आपका टॉपिक। मैंने आपको बताया मोनोकल्चर एंड ग्रीन हाउस क्या होता है। अब आप लोगों के लिए आज है आपका एक मॉडल पेपर, जिसको आपको ये पूरे पेपर आपको अपनी कॉपी एक बनानी है आपको, और मैं आपको इस वीक में जितने भी आपके वीडियो होंगे, हफ्ते में 3 वीडियो होते हैं आपके सोशियोलॉजी के, तीनों में आपको एक एक मॉडल पेपर मिलेगा, और इसमें दिए गए सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से लिखने हैं, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको लर्न करने के लिए दे रखा था। ठीक है, और आपको सैटरडे को यानी कि शनिवार को अपना ये जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको जो पेपर दिया जा रहा है, आप अपनी कॉपी अपने स्कूल में आकर यहाँ पे जमा करेंगे, जिससे कि मैं आपके आंसर को चेक कर सकूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो ये आपके 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद में है आपका ये अति लघु क्वेश्चन है 5, और लघु हैं आपके 4, एंड लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ इसमें 2 दिए हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न भी कर रखे होंगे। तो इनके आंसर्स आप अच्छे से लिखेंगे, और बिना देखे लिखना है, किसी को चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि जब ऑफलाइन आपके एग्ज़ाम होंगे तो भाई मुझको पता चल जाएगा किसने चीटिंग की है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस के आंसर को करने के बाद आप अपनी कॉपी को स्कूल में जमा कर देंगे चेक करने के लिए शनिवार को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।